भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान के। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। जिस नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी भक्त की हैसियत से जाते हो, जिस नेपाल को भारत कामयाब देखना चाहता है, वो नेपाल चीन की कठपुतली क्यों बनता जा रहा है? Largest supporter to us, who extended so many things during after the earthquake. So I would like to thank on behalf of the government of Nepal and the people of Nepal. भारत नेपाल मैत्री अमर रहे। भारत में नेपाल मैत्री युग युग जीवे। और ये सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हिमालय से भी नई ऊंचाइयों को ऊपर उठे। जिस नेपाल से भारत का हिमालय गंगा जितना संबंध हो, उस नेपाल में चीन की भक्ति, देशभक्ति कैसे बन गई? Experiences gained by China is a very important asset for the world. Government of China, the doctors, nurses, and all health experts there in the country worked very hard to contain the COVID-19. In this context, I must express my sincere gratitude to the government of China and the all health workers who have given their full effort for this. भारत प्रारंभ से मानते आया है, हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का काम आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है। आपको दिशा देना ये हमारा काम है। आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। जिस नेपाल की संप्रभुता का भारत पूरा सम्मान करता हो, वो कैसे चीन के आगे खुद को गिरवी रखता जा रहा है? And we have one China policy very clearly. We don't allow anybody to use our soil against China. Anti-China activity we do not allow in our territory, in our soil. And similarly, we don't want to give any opportunity to use our soil against India also. नेपाल, जिसे भारत ने अपना छोटा भाई माना, नेपाल भी यकीन दिलाता रहा कि भारत उसका बड़ा भाई है और इसी भाईचारे की वजह से हर मुसीबत में भारत नेपाल के साथ खड़ा रहा। लेकिन नेपाल का वो भाईचारा, वो भरोसा क्या सिर्फ दिखावा था? क्या नेपाल भी चीन की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है? कैसे नेपाल की वजह से मोदी का मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है? ये सवाल नेपाल की नई हरकत के बाद उठे हैं और इस हरकत के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि चीन है। कैसे? देखिए, समझिए और बजा दीजिए चीन की घंटी। पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाले देशों में सबसे ऊपर नेपाल का नाम आता है। नेपाल को भारत अपना छोटा भाई भी मानता रहा है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद
नेपाल चीन की जेब में चला गया और भारत की अखंडता पर चोट करने के दुस्साहस पर उतर आया है। एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में ये 3 मानचित्र शूल की तरह चुभ रहे हैं। ये नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा है जिसमें उसने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा काला पानी को अपने नक्शे में शामिल किया है। लेकिन बात नक्शे से ज्यादा तरीके की। जिस नेपाल को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्राथमिकता बताया, वो नेपाल जहरीले तीर छोड़ रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा। ओली ने इशारों ही इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। नेपाली प्रधानमंत्री के कहने का मतलब दरअसल ये है कि क्या भारत सत्य की जीत चाहता है या फिर सिंह यानी ताकत की जीत चाहता है। नेपाली प्रधानमंत्री के मुताबिक उनका मानना है कि सत्यमेव जयते होगा। ओली के मुताबिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। तो नेपाल सीधे सीधे भारत पर ताकत की धौंस दिखाने का इल्जाम लगा रहा है। भारत को सत्यमेव जयते का मतलब समझा रहा है। यही नहीं, वो दोस्ती के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करने की बात भी कह रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ ऐसे आरोप तब लगा रहे हैं जब चीन नेपाल की पहचान माउंट एवरेस्ट को हड़पने निकल पड़ा है। उसका नाम माउंट एवरेस्ट की जगह कोमोलांगमा शिखर बता रहा है। अब सवाल ये कि जिस चीन की नेपाल के एवरेस्ट पर बुरी नजर हो, वो चीनी ड्रैगन का विरोध करने की जगह भारत पर ताकत के इस्तेमाल का आरोप क्यों लगा रहा है। इसे समझने के लिए पहले आपको नेपाल के इस ताजा राजनीतिक मैप को दोबारा से देखना होगा, जिसे नेपाल की कैबिनेट ने मानसरोवर की नई सड़क के उद्घाटन के लिए 10 दिन बाद जारी किया है। दरअसल कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला होकर है, जिसे पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना होता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया है, उसी से नेपाल को ऐतराज है। ये सड़क काला पानी के करीब से होकर जाती है, जो एक ट्राई जंक्शन है, मतलब जहां पर भारत, नेपाल और चीन मिलते हैं। नेपाल इस क्षेत्र को अपना बदले का जवाब है। काला पानी इस इलाके की सबसे ऊंची जगह है, जिसके कारण भारत को चीन पर बढ़त मिलती है। लेकिन भारत को इस बात की पूरी आशंका है कि अगर यहाँ से अपनी पोस्ट हटा ली तो चीन यहाँ तक भी घुस आएगा। लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भारत के इस कदम संसद से सड़क तक विरोध किया, जो सरासर गलत है। लिपुलेख और लिम्पियाधुरा काला पानी पर नेपाल का विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस रोड को लेकर नेपाल का ऐतराज है, उस प्रोजेक्ट पर काम बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन नेपाल ने तब विरोध नहीं किया। जानकार मानते हैं कि नेपाल के पीएम जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं। नेपाल की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक चल रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड केपी शर्मा ओली को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नेपाल की राजनीति में माओवादियों का बोलबाला है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना आदर्श मानती है। सत्ता के लिए नेपाल के 2 बड़े कम्युनिस्ट नेताओं ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। केपी ओली प्रधानमंत्री बने तो पुष्पकमल दहल के हिस्से में पार्टी आई। लेकिन अब इन दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा हो गया है। केपी शर्मा ओली को दहल पीएम पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट सकती है। अगर ऐसा होता है तो नेपाल में चीन का असर कम हो सकता है, जो चीन को किसी भी तरह से मंजूर नहीं। इसीलिए इसी महीने नेपाल में चीन की राजदूत ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुलाकर मध्यस्थता की और उन्हें तुरंत मतभेद सुलझाने को कहा। कभी आपने ये सोचा है कि किसी देश के सत्ताधारी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को कोई विदेशी राजदूत सुलझाए? मगर ये सब कुछ इन दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखा जा सकता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि नेपाल के सत्ता सिंहासन पर इन दिनों चीन किस कदर हावी होता जा रहा है। चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाली नेताओं के लिए भारत विरोध सस्ती राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली भी भारत विरोध के हथियार से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पुष्पकमल दहल को मात देना चाहते हैं।
केपी शर्मा ओली को लगता है कि काला पानी का मुद्दा उठाकर वो लोकप्रियता हासिल करके सभी सियासी चुनौतियों का जवाब ढूंढ सकते हैं। नेपाल में ये सब तब हो रहा है जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल को साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसे हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी अब तक नेपाल का 4 बार दौरा कर चुके हैं। वहीं 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं। भारत की इतनी कोशिशों के बावजूद, प्रधानमंत्री की इतनी पहल के बावजूद नेपाल चीन के रंग में क्यों रंगता जा रहा है? ये सवाल हमने जानकार से किया। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। जैसे मैप उन्होंने जारी किया या हमने पहले मैप जारी किया या हमने ये बात कही कि जो इस वक्त जितने लोग भी यात्रा करने के लिए जाते हैं मानसरोवर की, तो जो नई मोटरेबल रोड बनाई गई है वो हमारी टेरिटरी में है और वो कहते हैं कि वो उनकी टेरिटरी में है। तो इन सब बातों के लिए मिलना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब ये विदेश सचिव लेवल की टॉक होनी है या ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जब दोबारा होगी तो उसमें ये मुद्दे भी सुधर जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स जो हैं दोनों मुल्कों के बीच में वो ऐसी नहीं है कि वो निपटाई ना जा सके। नेपाल में चीन के बोलबाले के पीछे उसका बढ़ता निवेश है। 2015-16 में चीन ने नेपाल में 404 करोड़ का निवेश किया, जो 2016-17 में बढ़कर 540 करोड़ रुपए और फिर 2017-18 में 3032 वन बेल्ट वन रोड के तहत नेपाल में 56,820 करोड़ रुपए की लागत का रेल लिंक बनाने जा रहा है। रेल ही नहीं, चीन नेपाल के हर क्षेत्र में तेजी से पैर पसारता जा रहा है, जिसका खामियाजा भारत को काला पानी जैसे विवाद के रूप में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन के सत्ताधारी दल पर भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने का भारी दबाव है ताकि चीन भारत को परेशान कर सके। नेपाल के पूरी तरह से चीन की जेब में चले जाने के सामरिक जोखिम भी हैं, क्योंकि हिमालय का छोटा सा देश नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर की तरह काम करता है। नेपाल तक अगर चीनी सेना की दखल हो गई तो फिर लाल सेना की पहुंच उत्तर आता है। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को नेपाल को लेकर दोबारा से रणनीति बनानी चाहिए। समझता हूं कि नेपाल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा नॉर्दर्न नेबर है, हमें उसके साथ उनके लिए बफर स्टेट भी है एक तरह से हमारे लिए। और अगर नेपाल में चीन पूरी तरह से समावेश कर जाता है तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। तो फिर भारत के साथ जो नेपाल के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एरिया है, वो सब फिर खुले नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए एक नहीं तो वो जो प्रॉब्लम भारत आरसेप से या दूसरी तरह से रोकना चाहता है वो नेपाल के थ्रू आ सकती है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकता है। तो इसलिए नेपाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लेकिन हमें नेपाल को पूरी तरह सपोर्ट भी करना चाहिए उसके लिए, और मैं समझता हूँ कि हम ये अच्छी तरह से कर रहे हैं। नेपाल का चीन की तरफ जाना पिछली सरकारों की भी गलतियों का नतीजा है, जिन्होंने छोटे लेकिन अहम पड़ोसी के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया। इसी का फायदा चीन ने उठाया। लेकिन की जानी चाहिए कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल में न कर पाए वो उसे अपने दूसरे कार्यकाल में जरूर पूरा करेंगे। मोदी अपने मिशन इम्पॉसिबल में जरूर कामयाब होंगे।